नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश यादव एसटीडी फास्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के दूसरे अध्याय के देशांतर क्या है यहाँ से मुझे आज पढ़ाना था। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी ये भरसक कोशिश रहेगी कि मेरे आने वाले हर वीडियो में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो और मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि वह अच्छा से अच्छा हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने टॉपिक को, देशांतर क्या है। सबसे पहले आप लोग यह कल्पना कर लीजिए कि जैसे आपके पास कोई गेंद हो। अब गेंद को अपने दिमाग में आप बनाए रखिए और उस पर आपको जिस तरीके से ये वाला गेंद हमें दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरीके से उस पर आप रेखाएं खींचते चले जाइए, ठीक इस तरीके से। और जब आप एक अंश अंतर करके खींचेंगे तो टोटल 360 रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि इसलिए खींची जाएंगी क्योंकि किसी भी वृत्त पर, आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी वृत्त पर, जैसे ये देखिए, अगर ये वृत्त है तो इस पर टोटली 360 अंश का कोण बनता है। तो एक अंश के अंतर से हम 360 रेखाएं खींच सकते हैं। इन्हीं रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। अब इसमें ये बात समझने वाली होती है कि किसी देशांतर को क्या कहा जाता है। इसमें एक रेखा है जिसे मानक रेखा माना जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला नामक शहर से जाता है। वह उसे हम 0 अंश मान लेते हैं। जैसे इस रेखा को अगर हम 0 अंश मानेंगे तो यह मानक समय रेखा कहलाती है, जो जिसका मान 0 अंश होता है। अब अगर इस दिशा में हम जाएंगे यहाँ तक तो इसे हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, जिसमें 180 अंश होगा। और अगर हम इसी तरीके से पीछे की तरफ जाएंगे तो ये पश्चिमी देशांतर होगा, जिसका मान भी 180 अंश होगा। इसे भारतीय मानक समय इसे विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। और इसके पीछे 180 अंश वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। जैसे हम समझ लें कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर किसी अक्षांश पर, जैसे मान लीजिए 20 अंश अक्षांश पर, अगर 20 अंश अक्षांश पर कोई शहर स्थित है, वह उत्तरी अक्षांश पर है। और कोई शहर ऐसा है जो भी 20 अंश अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पर है, तो हम ये बता सकते हैं कि वह शहर उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के माध्यम से बताते हैं कि वो जो शहर है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक इसी तरीके से अगर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर ही दो शहर स्थित हों तो हम कैसे उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे शहर कहाँ हैं। तो इसके लिए हमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा की आवश्यकता होती है। जैसे इस तरीके से कि हम बताएंगे जहाँ ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वहीं पर कोई शहर स्थित है। इस शहर के लिए यहाँ इंडिकेट करते हैं। अगर दूसरा शहर यहाँ स्थित है तो ये यहाँ काट रहा है, तो इसलिए ये दूसरे शहर को हम इंडिकेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे पास जब ये समस्याएं आई तो वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है, जो अभी एनसीईआरटी ने हमें बताया। आगे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिणी पर अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ठीक वही बात जो हमने आपको अभी पहले बताया, वही बात एनसीईआरटी कह रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। चूँकि ये बता रहे हैं कि देशांतर को हमेशा अंशों में मापा जाता है, तो हम जानते हैं कि एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 अंश। तो मैं लिख देता हूँ कि एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड।
तो ये याद रखिए, ये काम देता है। फिर इसके बाद आगे बताते हैं कि देखिए उन्होंने भी बताया कि प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अब देखिए इस चीज़ को कि मैं आपको एक बार पुनः फिगर पर ले चलता हूँ कि उन्होंने कहा, अर्थात एनसीईआरटी ने कहा कि ये जो देशांतर रेखा है वह एक अर्धवृत्त है। आप कल्पना कीजिएगा दोस्तों कि ये अर्धवृत्त है, ठीक। अगर हम इसके पीछे वाले पार्ट पर भी ऐसे करके अगर बना दें, आप पीछे वाली पार्ट पर समझ जाइए, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण वृत्त हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अर्धवृत्त होगा। यही बात उन्होंने बताया। और इसके अगर ये 0 अंश हमने माना तो ये वाली रेखाएं पूर्वी देशांतर होगा, इसे जिसे हम पूर्वी देशांतर लिखते हैं, और इस रेखा को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इन्होंने बताया दोस्तों कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान नहीं होती है। आप भी कल्पना कर रहे होंगे कि मान लीजिए अगर कोई गेंद है, जैसा कि आप ग्लोब को ध्यान से देखिए, ग्लोब में जिस तरीके से हम ध्रुवों की तरफ अक्षांश रेखाओं को खींचते जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई नहीं घटती, बल्कि वो एक समान रहेगी, क्योंकि हमें देशांतर रेखाओं को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलाना होता है। लेकिन उनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह ध्रुवों पर कम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होती है। और विषुवत रेखा पर उनकी जो दूरी होती है वह अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। एक अंश एक अंश अंतर होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है। आगे मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो आगे इस चीज़ को समझिए, जहाँ बताया कि भिन्न होती हैं इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया था कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की ये वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, जिसे हमने आपको आगे बताया। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, ये जो रेखा है, अगर इस फिगर में मैं आपको बताऊं तो ये जो रेखा है 0 अंश देशांतर प्रमुख याम्योत्तर या मानक याम्योत्तर है। इस रेखा की तरफ जाएंगे ये पूर्वी देशांतर रेखा होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। इधर आएंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर होगा। आपने इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये उत्तरी ध्रुव है, इसी के नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। सभी रेखाएं इधर उधर करके मिलाई गई हुई हैं। आगे अब बताएं आपको कि अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि असम में एक धुबरी गांव है, उसकी स्थिति के लिए हम जानते हैं कि वह 26 अंश उत्तरी अक्षांश पर होगा, 90 अंश पूर्वी देशांतर पर होगा। तो हम देखते हैं, मान लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है ये 26 अंश उत्तरी अक्षांश है, इसे 26 अंश उत्तरी अक्षांश। अब ये 90 अंश पूर्वी देशांतर है, 19 डिग्री पूर्वी देशांतर। जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं यही धुबरी है, यही
डूब रही है। ठीक यही बात एनसीईआरटी आपको बताएगी। आप इसका कल्पना करने के लिए एक कुछ ग्रिड बना लीजिए। और हालांकि अब कितना पढ़ के बताया जाए, अब आगे आपको दिखाते हैं कि एक भारतीय मानक समय रेखा आएगा जो, अब चलिए आगे बताते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। दोस्तों, जिस जिस समय का मापन हमारे यहाँ किया जाता है, जो समय है इसका मापन जो किया जाता है वह पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति के आधार पर ही किया जाता है। इसके लिए सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों प्रतिदिन होते हैं। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। इसके साधन के लिए चलिए दोस्तों हम एक बार आपको बता देते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाती है, अर्थात एक वर्ष में, जबकि यह सही वैल्यू उसका नहीं है। ठीक, हमने एक सामान्यतः गणना से बचने के लिए 365 दिन मान लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसके लिए समय का सबसे मापने का अच्छा तरीका देशांतर माना गया है, क्योंकि पृथ्वी, अब देशांतर के बारे में आप समझिए कि देशांतर रेखाएं जब पृथ्वी गति करेगी तो देशांतर रेखाएं भी सामने सामने घूमती हुई चली जाएंगी। इसके लिए एक बार फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए यह पृथ्वी है और इस पर ये देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक, और ये सूर्य है। अब जब पृथ्वी मूव करेगी अपने अक्ष पर तो देशांतर रेखाएं घूमने लगेंगी। अब जिस देशांतर रेखा पर जो देश स्थित होगा, मान लीजिए मेरा भारत देश यहाँ पर स्थित है, ये इसका अरुणाचल प्रदेश है, ये इसका गुजरात है। अब सूर्य के सामने पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद ये हमारा गुजरात वाला पार्ट आएगा जहाँ 2 घंटे बाद सूर्य निकलेगा। इसलिए देशांतर रेखाओं को माना गया है कि वह समय का सबसे अच्छा मानने का साधन है। ठीक, अब आगे आपको बताया जाए कि इसमें वैसे अब कुछ नहीं है ये, और थोड़ा और आप समझ लीजिए कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या अपने अक्ष पर घूमती है तो 360 अंश में, मतलब 360 अंश, वह कितने 24 घंटों में अपने गति पर घूम जाएगी। 24 घंटों में तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 1 घंटे में वह 15 अंश घूमेगा। 15 अंश, और आगे हम समझें तो 1 अंश जो है वह 4 मिनट में निकलेगा। आप इसकी कल्पना करना गणना करके। ओके, तो अब 1 अंश देशांतर को तय करने के लिए हमारी पृथ्वी को कितना मिनट चलना होगा, 4 मिनट। अर्थात जब वह 15 अंश के देशांतर की दूरी तय करती है तो वह 1 घंटे में तय करती है। और हमारी पृथ्वी पर कितने 24 घंटे में, तो अर्थात वह 24 घंटे में 360 अंश की दूरी तय कर लेती है। बस एक मैटर इसमें ये बताया गया है और आगे आपको अब कुछ नहीं, बस अभी एक शर्त ये आता है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं इसको आप, तो दोस्तों मुझे प्यास लगी, गला सूख रहा था, मैंने पानी पिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए, लोग कब उठेंगे, कब जागेंगे, कब सोएंगे, कुछ सरकारी दफ्तरों में काम होते हैं, रेलगाड़ियाँ आदि चलने का समय होता है, तो जिसके लिए हम मानक समय मानते हैं। ठीक, भारत में जो मानक समय माना गया है, अब देखिए अगर हम 0 अंश देशांतर को, अर्थात ग्रीनविच शहर वेधशाला नामक शहर से गुजरने वाली रेखा को अगर भारत के लिए मानक समय या मुहत्तर माने तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे भारत के अंतिम छोर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आने में 5.5 घंटे का समय लगता है। क्यों लगता है दोस्तों? पूरी दूरी इसकी लगभग 30 अंश देशांतर है। कहने का मतलब कि 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच की दूरी आप देखेंगे तो लगभग आपको मिल जाएगी 30 अंश के करीब में।
तो देखेंगे आप इसका 5.5 घंटे टोटल आने में लगता है सूर्य का प्रकाश, मतलब इधर से उधर जाने में। तो क्या हुआ कि इसी समस्याओं से दूरी करने के लिए हम भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा माना, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब इस रेखा को हमें यामोत्तर रेखा माना गया। और इसकी समस्याओं के लिए देखिए, आप इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत टफ नहीं है, बच्चों के लिए बनाया गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें कुछ वैसा है नहीं। चलिए हम अब करवा देते हैं आपका अभ्यास। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो यह गोलाभ जैसे है। गोले के आकार नहीं है, गोलाभ जैसी है। अर्थात इसके लिए मुझे जो समझ में आया कि इसका जो आकार है सबसे सही संतरे जैसा आकार है। आगे ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का संक्षिप्त रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। आगे कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। दोस्तों आपको ये बताया गया था। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? दोस्तों आपको बताया गया कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। आप पृथ्वी बनाइए, पृथ्वी पर जो इस तरीके की रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। आगे ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में हमेशा सिर के ऊपर होता है। सबसे अधिक प्रकाश यहीं आता है, इसलिए यह सबसे अधिक मात्रा प्राप्त करता है। जब भारत में, अगला प्रश्न देखिए, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये दोस्तों आप चाहेंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं, और हालांकि वैसे भी दे दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यह इसका 0 अंश देशांतर पूर्वी है। तो यहाँ से अगर 15 अंश चलेंगे, ये मान लीजिए 15 अंश चलेंगे तो 1 घंटा, 30 अंश 2 घंटे, 45 अंश। कहने का मतलब डाट 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 जब 90 अंश आ जाएंगे तो 15 छक्का 90 अर्थात 6 घंटे चले जाएंगे। ठीक, लेकिन 0 अंश देशांतर से। तो हमारी भारत जो है वो क्या है कि अगर ये भारत का मैं मान लूँ तो यहाँ जो है इसका 37 अंश 6 मिनट और इधर 97 अंश 25 मिनट, और इसके बीच की जो अंतर है ना वो लगभग कितना है? लगभग 30 अंश समझ लीजिए आप, 30 अंश समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये समझिए 15 × 5 = 75, 7 × 82। कहने का मतलब है कि सीधे जब वो आएंगे ना आप 82.5 अंश पर, 82.5 अंश तो 97 अंश 25 मिनट, ये तो हमारे भारत का मानक समय यामोत्तर माना नहीं गया है, ये 82.5 अंश का माना गया है। तो यहाँ आप देखेंगे ना तो 5.5 घंटे, वही वाला तर्क आप भी दीजिएगा। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 अंश रेखा वाला। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? आप बताएंगे ध्रुवों पर, ध्रुवों के नज़दीक। देशांतर की कुल संख्या क्या है? 360 अंश। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? आप बताएंगे अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का। खाली स्थान भरे दोस्तों। मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का मानक यामोत्तर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। 0 अंश यामोत्तर को प्रमुख मानक यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों अब आओ कुछ करके सीखें, ये भी आप करके देख लीजिए। अब वैसे कुछ इस चैप्टर में खास नहीं था, इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए, और अब कल हम आपको इसका 3रे अध्याय का पृथ्वी की गतियाँ वाले चैप्टर का वीडियो देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं हमने अच्छा बताया होगा। अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको इसी तरीके से बताया जा रहा है। जब बोर्ड की व्यवस्था होगी तो और अच्छे समझा कर बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।